यहाँ पे जो सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज का लिख दे शेयर्स ऑफ पब्लिक। मिल गया सबको? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। तो अगर किस बेसिस पे, ये भी होल्डिंग पीरियड की बेस पे है। ये आखिरी टेबल है सेपरेट वाला जो आपके सिलेबस में है, लास्ट। तो हमने अभी तक कितने टेबल देखे? टेबल 1, टेबल 2 व्हिच इज एनटीआर। फिर देखा हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला व्हिच इज सेपरेट ब्लॉक। फिर हमने देखा सिक्योरिटीज वाला व्हिच इज आल्सो सेपरेट ब्लॉक। बस इसके अलावा और नहीं, इसके अलावा नहीं है। अच्छा, ये बताना जरूरी था इस सवाल के लिए, जो सवाल भी करने जा रहे हैं। सवाल ओपन करें, आखिरी बार बता दो प्लीज। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं तो कौन सी रिडीम है? पब्लिक कंपनी के तो अनलिस्टेड कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के प्राइवेट ही होते हैं एनटीआर, लिस्टेड के सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक। ओके, आ जाइए इख्तिसाम वाले सवाल पे आ जाइए। ओपन करें सवाल। मिस्टर इख्तिसाम हैज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इन टैक्स ईयर 2025। 25 ही है ना? 26 है, 25 है। अच्छा, किस कंपनी के एसेट्स है? पहला एबी प्राइवेट कंपनी। ये एबी प्राइवेट कंपनी का मतलब एनटीआर, एनटीआर। जी अनलिस्टेड का मतलब एनटीआर। आर लिस्टेड का मतलब सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज। पी लिस्टेड का मतलब सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज। He has also informed you that he has earned income from business of rupees 1 million। इनकम रिजल्ट भी कमा रहा है 10 लाख का। अब यानी कि सवाल पढ़ के पता चला कि कैपिटल गेन भी कमा रहा है और बिजनेस भी कमा रहा है, लेकिन कैपिटल गेन में एनटीआर भी है और सेपरेट ब्लॉक भी है। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेपरेट ब्लॉक है या सिक्योरिटीज वाला सेपरेट ब्लॉक है? सिक्योरिटीज वाला सेपरेट ब्लॉक। अब इस सवाल को करना कैसे? अब देखिए, डेट ऑफ परचेज भी दी है, डेट ऑफ सेल भी दिया है। ये डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल से हम क्या चीज एनालाइज कर लेंगे? होल्डिंग पीरियड। जल्दी से मुझे बताएं, एबी प्राइवेट कंपनी का होल्डिंग पीरियड कितना है? 5 साल। जीई और कितना है? 4 साल। मोर देन 4 साल नहीं? 4 साल नहीं, 4 इयर्स तो नहीं बन रहे, बन रहे हैं। 1-1-21 से 22, 1-1-22, 1-1-23, 1-1-24, 1-1-25, 4 साल 2 महीने, 2 महीने या 3 महीने, 3 महीने, 4 साल 3 महीने। आर लिस्टेड का कितना बन रहा है? 18/7/2022 से 15/10/2024, 18/7/22, 18/7/23, 18/7/24, 2 साल 3 महीने, 1 साल, 1 साल 3 महीने, यानी 1 से ज्यादा 2 से कम, 1 से ज्यादा 2 से कम, 1 साल 3.5 महीने से 2 महीने। तो हाँ, 24 ठीक है। कितने महीने बन रहे हैं? 3। अब 2 और 3 में करा लेस देन ईयर ही बन रहा है ना। और आखिरी वाला 5 महीने लेस देन ईयर, वो भी मुझे ऐसे मिसफिट लग रहा है इसको। 3 लेस देन ईयर, दोनों लेस देन ईयर हो गए तो फिर फायदा। दोनों ही सेपरेट ब्लॉक हैं, चाहे वो आर लिस्टेड है चाहे वो पी लिस्टेड है, और दोनों ही लेस देन ईयर है, तो फिर तो रेट ऑफ टैक्स सेम ही हो जाएगा। लेकिन किसी में गेन किसी में लॉस कुछ तो होगा। बहरहाल देखते हैं इसको सॉल्व करना कैसे। यहाँ देखें, चलिए इतना खैर है, छोड़िए। 1 नंबर सिक्योर कर लेते हैं। मिस्टर एहतिशाम है, इब्तिसाम है, मिस्टर इब्तिसाम, स्टार्ट करें कंप्यूटेशन ऑफ इसे टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं, सिर्फ इनकम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स देयरऑन भी लिख सकते हैं। और टैक्स पीरियड 25 नहीं है? प्लीज खामोशी, प्लीज खामोशी। 2 हेड्स है, कौन से? पहला वाला आसान वाला कौन सा है? यानी कैपिटल की मुश्किल है।
इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है वैसे? 10। अच्छा, कैपिटल गेन एक तरह का है, दो तरह के हैं? नाम बता सकते हैं? एक एनटीआर वाला और एक सेपरेट ब्लॉक। एनटीआर मींस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, सेपरेट ब्लॉक मींस पब्लिक कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड के शेयर्स। तो मैं दो दफा लिख देता हूं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए एग्जामिनर के लिए। मैंने कहा जी दो किस्म के कैपिटल गेन है, एक है एनटीआर और एक है सेपरेट ब्लॉक। इन दोनों कैसे फाइंड करूंगा? वर्किंग से, वर्किंग 1, वर्किंग 2। क्या तो बात क्लियर है? इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास, इन तीनों को ऐड करने से मेरे पास जो अमाउंट रहेगी उसे क्या कहूंगा? ना 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 ना, टोटल इनकम। और टोटल इनकम से कन्वर्ट करूंगा किस पे? टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है? टैक्सेबल अंडर एनटीआर वाली। यानी किसको माइनस करूंगा? बात की बात है भाई। चलिए जी, अगर मैं बात करूं वर्किंग 1 की, तो वर्किंग 1 बनाते हैं। यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म पेपर में आपने लिखा, आपने फुल फॉर्म लिखना है। कौन से वाला कर रहा हूँ? एनटीआर। भाई एनटीआर का मतलब क्या है? किसके शेयर्स? प्राइवेट के या फिर अनलिस्टेड के। देखिए सवाल को, एबी प्राइवेट कंपनी है और जीई अनलिस्टेड है। यहाँ मेंशन करें साथ में, प्लीज यहाँ देखिएगा। आप कहेंगे एबी प्राइवेट और जीई अनलिस्टेड है। गेन निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? एक क्या है गेन में और बी कॉस्ट। तो एबी वाला कितने का बेचा? कितने का बेचा? 9 लाख का। कितने का खरीदा? 3 लाख का। जीई वाला कितने का बेचा? कितने का खरीदा? ये कैटेगरी 1 नहीं है? कैटेगरी 1 का लॉस जो है वो ट्रीट करते हैं कि नहीं करते? कैटेगरी 1 का लॉस मैच करेंगे? करते हैं। कितना आ रहा है यहाँ से? 6 लाख का गेन आया, 20,000 का लॉस आया। अल्टीमेट गेन कितने का आया? 5,80,000 का लिखते हैं यहाँ पे इसको, साथ साथ लिखते जाएं ताकि भूले ना पेपर में। आपके पेपर में भी जो अमाउंट जैसी कैलकुलेट हो जाएगी फ्रंट पेज पे आके लिख दीजिएगा। बाज़ औक़ात एग्जाम स्ट्रेस में या टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप भूल जाते हैं, तो फिर आप सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, ना मैं आपको करूंगा। तो साथ साथ लिखा करें जी। वर्किंग 2 क्या है? सेपरेट ब्लॉक है। अच्छा, सेपरेट ब्लॉक कौन सा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है, सिक्योरिटीज वाला? शेयर्स किस कंपनी के हैं? लिस्टेड पब्लिक कंपनी के। पब्लिक। यहाँ कहेंगे वर्किंग 2 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। जी दो ही कंपनी से, कौन कौन सी हैं? आर कंपनी और पी कंपनी। इधर आर कंपनी वाला कितने का बेचा और कितने का खरीदा? 75,000 माइनस 60,000। पी वाला कितने का बेचा? 40,000। कितने का खरीदा? 35,000। जी गेन बताइए कितना कितना आ रहा है? 15,000 प्लस 5,000, टोटल कितना आया? तो यहाँ लिखिए सेपरेट ब्लॉक वाला कितना है बताएं? टोटल इनकम कितनी आ रही है? 1.6 मिलियन। अब टोटल इनकम को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? टैक्सेबल इनकम में, यानी एनटीआर में। तो इसमें कौन सी वाली माइनस कर दूंगा तो एनटीआर में आ जाएगा? एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक माइनस करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक जो कि है 20,000। जी तो ये 15,80,000 का नाम बताएं।
टैक्सेबल इनकम कौन सी वाली है? NTR। इस पे क्या कैलकुलेट करनी है? निकालें टेबल 1। टेबल 1 ही लगेगा ना? जल्दी से लगाएं टेबल 1। 15,80,000 पे कौन सा सीरियल नंबर लेगा? कोई अल्लाह का बंदा बता दे। 3 क्या है? रेट क्या? 3 का रेंज क्या है? रेंज 12 से 24 वाला सीरियल नंबर कौन सा है? 4। 12 से 24 वाला। 12 से 24 की दवाई 15 आ रहा है ना? क्या कह रहे हो? सीरियल 4 क्या कहता है? ओहो, रेट ऑफ टैक्स क्या कहते हैं? 75%। 75,000 प्लस। कोई फर्क नहीं पता यार, तुम बता दो। यहाँ से तुम बता दो कौन सा सीरियल नंबर लग रहा है? 3 की रेंज क्या है? 12 से 16। ठीक है, टेबल 1 ही है ना? बताओ रेट क्या है? 90,000 plus 20%. ठीक है, ये अपडेट हुआ है। 90,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1580,000 माइनस 12 लाख, इसका 20%। जी बताइए कितना आ रहा है? ठीक है, सही तक करें, इसको करेक्ट करें। 1 वेरीफाई कीजिएगा इस अमाउंट को। भाई कितने आ रहा है? ये यार चलो ठीक हो गया। 166,000। क्या यही टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट है? तुम्हें या कुछ रहता है अभी? क्या रहता है? अच्छा, अब पेपर में कैसे करना है? बच्चे मिस्टेक करते हैं। बच्चे इस पूरे 20,000 वाली इनकम पे एक साथ रेट लगा रहे होते हैं, लेकिन रेट ऑफ टैक्स तो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। तो हो सकता है इसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर हो सकता है इसका मोर देन 1 ईयर हो। तो ये तो 20,000 टोटल पे एक साथ रेट लगाना गलत है। आपने क्या करना है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज वाले केस में आपने यहाँ पे लिख देना है ऐड टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कौन सा वाला? ये आपने हेडिंग बनानी है और अब आपने गेन को इंडिविजुअल लिखना है। इंडिविजुअल क्या मतलब? आपके पास 2 गेन आ रही हैं। एक गेन आ रहा है आर कंपनी वाला और एक गेन आ रहा है पी कंपनी वाला। गेन के अमाउंट बताइए कितने कितने हैं? आर के लिए 15,000 और पी के लिए 5,000। अब इन दोनों का होल्डिंग पीरियड देखना आपने। हाँ, अब इस केस में दोनों का होल्डिंग पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है? लेस देन 1 ईयर है। तो क्या रेट ऑफ टैक्स है? 15%। कितना? 15%। एक नया एडवांस से बता दूं या कल के छोड़ूं? इस सॉल्यूशन को फिर इस सॉल्यूशन को सबसे इफेक्ट पड़ेगा अगर एडवांस से बना बताया तो। सब बताते हैं। कल करता हूँ। एक चीज याद रखना, अभी जो सॉल्यूशन आपके सामने कर रहा हूँ ये आपका प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। इसमें एक एडजस्टमेंट अभी रहती है, उस एडजस्टमेंट का नाम है NCCPL है, CPL है? NCCPL की एडजस्टमेंट। सुन लें आपने? एक बार सुन लेंगे, समझ में आ गया तो। NCCPL की एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर NCCPL की एडजस्टमेंट्स हुई हैं
तो आपने क्या करना है, जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो आपने 0.5% लेना है कॉस्ट का, इसके कॉस्ट का 0.5% लेना है और इसकी सेल प्रोसीड्स का 0.5% लेना है। तो बेहतर नहीं है मैं कॉस्ट और सेल प्रोसीड्स को ऐड करके एक ही दफा में 0.5% ले लूं? एनसीसीपीएल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कॉस्ट का 0.5% लेना है और सेल प्रोसीड्स का 0.5% लेना है। अलग अलग लेने से बेहतर नहीं है कि फिर मैं दोनों को ऐड कर दूं? आर की कॉस्ट कितनी है, 75,000 और कॉस्ट कितनी है, सेल प्रोसीड्स कितनी है, दोनों को ऐड करें 1,35,000 बनता है। तो बेहतर नहीं मैं 1,35,000 पे एक ही दफा 0.5% ले लूं? बेहतर है कि नहीं? अब सुने पूरी बात, एनसीसीपीएल्स की एडजस्टमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि कॉस्ट और सेल प्रोसीड्स को ऐड करें और उसका ले लें 0.5%। वो कितना आता है करके देखें, 1,35,000 का 0.5% कितना आता है? वो जो 0.5% आया अमाउंट आई है उसको आर वाले की जो आपकी गेन आ रहा है उसमें से माइनस करो। हाँ 15,000 से माइनस करो, अमाउंट आ गई, अमाउंट आ गई, इस पे टैक्स देना होगा 15,000 पे